हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बढ़िया सब कुछ चकाचक। चलो अच्छा, पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, मजा आ रहा है। ओके, पीवाईक्यू सीरीज में 5 चैप्टर के पीवाईक्यूज निपटा लिए हैं और अभी हम लोगों ने यहां पर स्टार्ट कर दिया है अमाइंस। तो हेडिंग डाल लीजिए, आज की क्लास से हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है अमाइंस। अमाइंस हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, इसके बाद केवल बायोमोलिक्यूल्स बचता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। और एक इंपॉर्टेंट बात और करना चाहूंगा गाइस, तुम लोगों ने ग्रेविटी सर्कल शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? भैया कर लो ग्रेविटी सर्कल शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि उस पर मैं और अमृता 2 शॉर्ट्स डालते हैं मिनिमम, और उसके अंदर स्ट्रेटेजी और बहुत सारी मोटिवेशनल चीजें और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें होती हैं। छोटा सा चैनल है, सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, सपोर्ट शो करना पड़ेगा। चलो, तो यहां पर हम बात करेंगे गाइस अमाइंस की। नो बेसिकली अमाइंस क्या होते हैं? देखो अमाइंस जो होते हैं ना, इसके अंदर फ्रॉम अमोनिया, अगर आप इसके अंदर अमोनिया से फ्रॉम अमोनिया क्या होता है गुलजारी लालो? अमोनिया बोले तो NH3, तो फ्रॉम अमोनिया यानी फ्रॉम NH3 when one or more hydrogen is replaced by either alkyl or aryl group, then it forms amines। तो ये क्या बनाकर देगा मेरे प्यारे बच्चों? तुमको अमाइंस बनाकर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में अमोनिया है, उसका मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये NH2 बचेगा। अब अगर मान लीजिए NH2 से मैं यहां पर एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दूं, यानी मैंने क्या किया, इन शॉर्ट मैंने यहां पर आपका अमोनिया लिया, अमोनिया में से मैंने एक हाइड्रोजन यहां पर माइनस करा और इसकी जगह पर यहां पर मैंने एक CH3 जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? CH3 NH2। समझ में आई बात? तो ये अमाइन की कैटेगरी में आ गया। समझ में आ रही बात? अच्छा, ऐसा भी नहीं कि आप केवल एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे और अल्काइल ग्रुप लगाओगे। तो जैसे मान लो ये NH2 है ना, इसमें से मैंने अगर एक हाइड्रोजन और हटा दिया और मान लो यहां पर इस बार मैं क्या जोड़ता हूं, चलो इस बार मैं यहां पर एक फिनाइल की रिंग जोड़ देता हूं, तो यहां पर पता है क्या होगा? देखो CH3 तो पहले से था, ये नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन भी लगा था और यहां पर एक बेंजीन की रिंग आ गई। सो बेसिकली ये भी आपका अमाइन है, यानी अगर आप इसे अमाइन कह रहे हो ना, तो दिस इज ऑल्सो एन अमाइन। क्या बात समझ में आ रही है? अभी इनको क्लासिफाई करना मैं आपको सिखा दूंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन आप समझ रहे हो, अराइल ग्रुप भी जुड़ सकता है हाइड्रोजन हटाकर, अल्काइल ग्रुप भी जुड़ सकता है हाइड्रोजन हटाकर। ठीक है, इनके अगर मैं आपको इंपॉर्टेंस की बात बताऊं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है एड्रिनलिन और एक हार्मोन होता है एफेड्रिन। एड्रिनलिन एंड एफेड्रिन, ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं, ये हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करते हैं। एड्रिनलिन एंड एफेड्रिन हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करते हैं। और पता है इनके अंदर क्या होता है? दे बेसिकली कंटेन्स द सेकेंडरी अमाइंस। आपने देखा होगा ये जो मैंने ग्रुप बनाया ना, ये एक प्रकार का सेकेंडरी अमाइन है। अभी कुछ देर बाद आपको क्लियर हो जाएगा सेकेंडरी अमाइन क्या होता है, बट फिर भी एक बार समझ लो नॉलेज के लिए। जब एक नाइट्रोजन के पास में 2 अल्काइल ग्रुप आ जाएं, या एक अल्काइल एक अराइल आ जाए, या दोनों अराइल आ जाए, तो ये बन जाता है सेकेंडरी। समझ में आ रही है? जब एक नाइट्रोजन के पास में 2 हाइड्रोजन हो और एक अल्काइल या एक अराइल ग्रुप हो, तो ये कहलाता है प्राइमरी। तो ये जो आपकी बॉडी में एड्रेनलिन और एफेड्रिन होता है, ये जो आपके बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं बॉडी में, ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा मार्केट में एक नोवोकेन करके मेडिसिन आती है, मेडिसिन नहीं बोलना चाहिए, ये भी एक केमिकल कंपाउंड है। ये बेसिकली एनेस्थीसिया का काम करता है। ये एक एनेस्थेटिक कंपाउंड है। ये एक एनेस्थेटिक कंपाउंड है। एनेस्थेटिक कंपाउंड आप लोग जानते हैं ये क्या होता है?
सुन्न कर देता है चीजों को। स्पेशली कौन यूज करता है इसको? इसको डेंटिस्ट यूज करते हैं, मतलब दांत में यहां पर आपको इसके नोवोकेन के इंजेक्शन थोड़ा सा लगाया जाता है, जिससे कि पूरा आपका हिस्सा सुन्न हो जाता है, फिर आपका दांत खींच के निकाल देते हैं, जैसे फ्रेडी मूवी में निकाला था। समझ में आ रही बात मेरे प्यारे बच्चों को कि नहीं आ रही गुलजारी लालो? अच्छा, उसके अलावा तूने बेनेड्रिल सुना है कि नहीं? मार्केट में आता है बेनेड्रिल कफ सिरप, बेनेड्रिल कफ सिरप। तो बेनेड्रिल भी एक प्रकार का कफ सिरप है, कफ सिरप है। इसको एंटीहिस्टामिनिक बोलते हैं, एंटीहिस्टामिन। ये आपके कफ वगैरह को क्लियर करने के काम में आता है बेनेड्रिल कफ सिरप, मार्केट में आता है ना। इसके अंदर क्या होता है बेनेड्रिल के अंदर? इसके अंदर टर्शियरी अमाइंस होते हैं, इसके अंदर टर्शियरी अमाइंस होते हैं। उसके अलावा ये बहुत सारी डाइज बनाने के काम में आते हैं, अमाइंस ग्रुप डाइज बनाने के काम में आते हैं, फाइबर्स बनाने के काम में आते हैं, पॉलीमर्स बनाने के काम में आते हैं, एक्सेट्रा। तो ये भैया इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे केमिस्ट्री में, हमारे आसपास, हमारी लाइफ में, इसलिए अमाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इतना नोट करो ताकि हम लोग इसके स्ट्रक्चर की तरफ चले अमाइंस के। लेट्स मूव टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। अब आप लोग सब जानते हो कि अमाइंस बने कैसे हैं भाई? ऑल द अमाइंस आर नथिंग बट अमोनिया डेरिवेटिव। अमाइंस काहे से बने हैं सर? अमाइंस आर नथिंग बट अमोनिया डेरिवेटिव्स, दे आर अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अमोनिया जो होता है, अमोनिया में एक नाइट्रोजन होता है, राइट? नाइट्रोजन जो होता है, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर बनाओ तो नाइट्रोजन के 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के 2px, 2py और 2pz ऑर्बिटल में एक और एक इलेक्ट्रॉन। टेक्निकली नाइट्रोजन यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा वो शो करेगा sp3। नाइट्रोजन यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ठीक है, अब अगर यहां पर मैं नाइट्रोजन बना दूं तो नाइट्रोजन का एक sp3 ऑर्बिटल तो लोन पेयर कंटेनिंग हो गया। देखो ये एक ऑर्बिटल के अंदर आपको यहां पर लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं। तो जब ये हाइब्रिडाइजेशन होकर 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा क्योंकि आप लोग सब जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन का रूल क्या कहता है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंदर हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं उतने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आते हैं। तो ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। AO मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, HO मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहां पर 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। देखो होन्स रूल के हिसाब से 4 इलेक्ट्रॉन रख लिए। सर 5 इलेक्ट्रॉन कैसे है भाई? 2s जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2px 2py 2pz के एक इलेक्ट्रॉन्स, हो गए ना टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कैसे रखेंगे? होन्स रूल के हिसाब से 1 2 3 4 एंड 5। तो इसके पास आ गया ना लोन पेयर, देखो दिस इज द लोन पेयर कंटेनिंग, और बाकी के इन तीनों के पास में आपको बॉन्ड पेयर दिखाई देंगे। तो ये एक लोन पेयर वाला आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। फिर एक sp3 ऑर्बिटल इधर आएगा, एक sp3 ऑर्बिटल इधर आएगा और एक sp3 ऑर्बिटल इधर आएगा। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अकॉर्डिंगली इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। इसकी जो ज्योमेट्री होगी, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो डेफिनेटली टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन जब हम बात करें इस मॉलिक्यूल के शेप की, तो गाइज यहां पर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, यहां पर आप जो भी अटैच करो, यहां पर आप जो भी अटैच करो, यहां पर अगर आप 2 हाइड्रोजन रख के एक अल्काइल ग्रुप लगा दो, यानी अगर आप यहां पर RNH2 कर दो, अगर आप यहां पर 2 अल्काइल ग्रुप लगाकर एक हाइड्रोजन कर दो, अगर आप यहां पर तीनों अल्काइल ग्रुप लगाकर तीनों हाइड्रोजन रिमूव कर दो, आप किसी भी तरीके का आप यहां पर अमाइन ले लो, यहां पर जो आपका बॉन्ड पेयर रहेगा, ये जो आपका बॉन्ड पेयर रहेगा, ये जो आपका बॉन्ड पेयर रहेगा कैसे बन रहा होगा? एक इलेक्ट्रॉन आपके नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन आपके हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का,
एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का तुम्हारे अल्काइल ग्रुप का। तो यहां पर आप लोग जानते हो कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को बहुत जोरदार तरीके से रिपेल करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को बहुत जोरदार तरीके से रिपेल करेगा, और रिपल्शन की वजह से इसके ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहेगी, लेकिन इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप पिरामिडल हो जाएगा, वही अमोनिया जैसा। और इस वजह से इनका जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 109.5 डिग्रीज। इट विल बी लेस देन 109.5 डिग्रीज। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? कोई परेशानी इसके अंदर, कोई दिक्कत? इनफैक्ट अगर मैं आपको यहां पर एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो अगर नाइट्रोजन के साथ में मैं यहां पर एक CH3 अटैच कर दूं, यहां पर एक CH3 अटैच कर दूं और यहां पर एक CH3 अटैच कर दूं, तो यहां पर पता है क्या हो रहा है? एक तो तुम्हारा ये जो लोन पेयर है ये इन बॉन्ड पेयर्स को, इन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है। फिर क्या हो रहा है कि ये जो तुम्हारा मिथाइल ग्रुप है, ये जो तुम्हारा मिथाइल ग्रुप है और ये जो तुम्हारा मिथाइल ग्रुप है, ये आपस में भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। यू विल ऑब्जर्व रिपल्शन बिटवीन दीज ऑल्सो। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर इनका जो बॉन्ड एंगल निकल कर आया वो निकल कर आया 108 डिग्रीज 108 डिग्रीज। सो देयरफॉर इन योर N, या वी कैन से इन योर CH3 N CH3 CH3, इस कंपाउंड का नाम क्या देंगे? इसको हम बोलेंगे ट्राई मिथाइल अमाइन। इसका जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 108 डिग्रीज, राइट। तो यहां पर आपका क्या आपने ऑब्जर्व करा कि अमोनिया भी कुछ कुछ इसी प्रकार का स्ट्रक्चर शो करता था। अमोनिया के अंदर भी एक लोन पेयर होने की वजह से उसका शेप पिरामिडल होता था, पर उसका बॉन्ड एंगल 107 होता था। 107 होता था अमोनिया का बॉन्ड एंगल। अगर आप लोगों को याद हो तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल अगर आप निकालते थे तो आप उसको हमेशा 107 डिग्रीज बोलते थे। होना कितना चाहिए था? होना 109.5 डिग्रीज चाहिए था, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है उसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन 109.5 होना चाहिए। लेकिन एक लोन पेयर आ जाने की वजह से, और लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर को जोरदार रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल 107 तक डिक्रीज कर देता है। तो सर फिर इसमें बॉन्ड एंगल 108 क्यों हो गया, 107 या उससे कम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेटा यहां पर तुमने जो अल्काइल ग्रुप्स लगाए ये अपने आप में बल्की ग्रुप्स हैं, और ये बल्की ग्रुप्स का आपस में भी तो रिपल्शन होता है। तो लोन पेयर ने इनको नीचे की ओर दबाया, जब ये नीचे की ओर दबे तो ये तीनों ग्रुप पास पास आ गए, ये पास पास आ गए, तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने एक दूसरे को रिपेल करा, तो ये फिर दूर दूर भागे। इन्होंने लोन पेयर के फोर्स को अपोज करा और एक ऐसी सिचुएशन पर आकर रुक गए जहां पर इनके आपस में भी रिपल्शन कम हो और लोन पेयर का रिपल्शन भी कम हो, इसलिए इनकी ज्योमेट्री 108 हो गई। तो यहां पर ध्यान रखना, कोई भी अमाइन हो उसकी ज्योमेट्री तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से टेट्राहेड्रल ही रहेगी, शेप पिरामिडल ही रहेगा, लेकिन बॉन्ड एंगल में फर्क आ सकता है, क्योंकि इनके बीच का स्टेरिक हिंड्रेंस कितना है और ये लोन पेयर इनको कितना रिपेल करके नीचे की ओर दबा रहा है, वो चीज डिपेंड करेगी। इस पर कभी ज्यादा सवाल नहीं आते, सवाल इसी पर आता है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस को, आप सभी समझ गए हो। भाई देखिए, अमाइंस बनता कहां से है? नॉर्मल अमोनिया से। दिस इज योर नॉर्मल अमोनिया। अब अगर आपने इस अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटाकर इसकी जगह पर एक अल्काइल या एक अराइल ग्रुप लगा दिया, यहां पर मेरे आर का मतलब केवल अल्काइल ग्रुप नहीं है, केवल अल्काइल ग्रुप नहीं है, यहां पर मेरे आर का मतलब अराइल ग्रुप भी है, मतलब एक फिनाइल की रिंग यानी बेंजीन की रिंग भी हो सकती है। तो अगर मेरे पास में ये बन जाता है RNH2, तो दिस इज माय प्राइमरी अमाइन, दिस इज माय प्राइमरी अमाइन। यानी जब नाइट्रोजन के पास में, जब आपके नाइट्रोजन के पास में केवल एक अल्काइल ग्रुप हो
और 2 हाइड्रोजन हो तो वो बन जाता है प्राइमरी अमाइन। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने एक हाइड्रोजन और हटा दिया और एक अल्काइल या एक अराइल ग्रुप और जोड़ दिया तो ये हो गया R NH R डैश। दिस इज योर सेकेंडरी अमाइन, दिस इज योर सेकेंडरी अमाइन। समझ में आ रही बात? यानी आपका जो नाइट्रोजन है, जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, उसके पास अब केवल एक हाइड्रोजन रह जाए और अब उसके पास में एक नहीं बल्कि 2 अल्काइल या 2 अराइल ग्रुप आ जाए तो ये सेकेंडरी अमाइन की कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने यहां से एक हाइड्रोजन और हटा दिया और अगर आपने यहां पर एक अल्काइल या एक अराइल ग्रुप और जोड़ दिया, ये R डबल डैश क्यों लगाया? डिफरेंट भी तो हो सकता है। यहां R डैश क्यों लगाया था? क्योंकि ये भी डिफरेंट हो सकता है। तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा R डबल डैश, ये हो जाएगा R डैश। ये क्या बन गया? दिस इज योर टर्शरी अमाइन। दिस इज योर टर्शरी अमाइन। यानी यहां पर आपके नाइट्रोजन के पास में 1, 2 और 3 अल्काइल या अराइल ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगर मान लीजिए अब यहां पर हाइड्रोजन तो है नहीं रिप्लेस करने के लिए, लेकिन आपने यहां पर एक अल्काइल या अराइल ग्रुप फालतू में जोड़ दिया। अब ये जुड़ेगा कैसे सर? ये लोन पेयर की वजह से जुड़ सकता है। क्या ये लोन पेयर की वजह से नहीं जुड़ सकता है? सर जुड़ तो सकता है। तो कभी कभी ये बन जाता है क्वाटरनरी अमाइन। ठीक है, ये क्या बन जाता है? कभी कभी क्वाटरनरी अमाइन, यानी R4N। ये बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, बहुत अनस्टेबल होता है। दैट इज योर क्वाटरनरी अमाइन। 4 डिग्री बोलते हैं इसको। इसमें नाइट्रोजन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, खैर इतना ज्यादा डिटेल में आने की जरूरत नहीं, आप तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी याद रखो बढ़िया तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई परेशानी इसके अंदर, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आगे चलते और बात करते हैं हम लोग इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में। मेरे को अमाइंस का नॉमेनक्लेचर पढ़ाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इजी है। ये सबसे ज्यादा इजी होता है अमाइंस का नॉमेनक्लेचर पढ़ाना। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल के साथ ही इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। चलो देखें तो नॉमेनक्लेचर। अब देखो नॉमेनक्लेचर जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि बहुत इजी है इसका नॉमेनक्लेचर। यहां पर 2 बात ध्यान रखना। वैसे तो कॉमन नॉमेनक्लेचर की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती नहीं है और कॉमन नॉमेनक्लेचर के कोई खास रूल्स भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखना, जब आप कभी इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर करो ना तो कॉमन नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा अल्काइल, मतलब आपका कौन सा अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और आखिरी में जोड़ दो अमाइन, अल्काइल अमाइन। बस ये हो गया आपका कॉमन नॉमेनक्लेचर। और जब कभी आप यहां पर IUPAC नॉमेनक्लेचर कर रहे हो तो ये करते हैं तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा अल्केन, अल्केन प्लस अमाइन, तो इट विल बिकम अल्केनामाइन। जैसे मिथेनामाइन, इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन, बेंजामाइन, इस तरीके से। और अल्काइल अमाइन यानी मिथाइलामाइन, इथाइलामाइन, प्रोपाइलामाइन, लाइकवाइज। एक बात यहां पर और ध्यान रखना, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल के साथ चीज बताता हूं। मान लो आपके पास में ये कंपाउंड है CH3 CH2 NH2। अब आप इस कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे? आप बोलोगे सर 2 कार्बन की चेन है मतलब इथेन, तो आप लिखोगे इथेन, इथेन। अब जब आपने यहां पर इथेन लिखा और इथेन के बाद अमाइन लिखना है, अब आप लोग जानते हो अमाइन का A और अल्केन का E दोनों वोवेल है, तो डेफिनेटली यहां से क्या हो जाएगा? E माइनस हो जाएगा और ये लग जाएगा अमाइन, तो इट विल बिकम इथेनामाइन। समझ में आ रही बात आप लोगों को? मतलब टेक्निकली आपको यहां से अल्केन के E को हटाना है, तो इट विल बिकम अल्केन अमाइन। सिमिलरली जब आप इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर करोगे तो कॉमन नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इट विल बी कॉल्ड एज इथाइल, और उसके बाद आ जाएगा अमाइन, तो इट विल बिकम इथाइलामाइन। इट विल बी कॉल्ड एज इथाइलामाइन, एज सिंपल एज दैट। कोई परेशानी, कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास में कंपाउंड आ जाए CH3 NH CH3 CH3। अब इस कंपाउंड का आप नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे? अब आप लोग इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे? जब मैं इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर करने के लिए जाऊंगा तो कॉमन नॉमेनक्लेचर के हिसाब से ये भी एक अल्काइल ग्रुप है,
ये भी एक अल्काइल ग्रुप है और ये भी एक अल्काइल ग्रुप है, और तीनों अल्काइल ग्रुप नाम के पहले आएंगे, लेकिन ये तीनों अल्काइल ग्रुप तो मिथाइल है। मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो इसको लिखूंगा कैसे? मैं इसको लिखूंगा ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल और अमाइन। अच्छा, यहां से H हटाना पड़ेगा, केवल N होगा, तो इट विल बी कॉल्ड एज ट्राई मिथाइल अमाइन। लेकिन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या करूंगा? तो भाई आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो आपको यही सिखाता है ना कि आप सबसे पहले एक सबसे लंबी कार्बन की चेन चूज करो। जैसे यहां हमने सबसे लंबी कार्बन की चेन ये चूज करी थी, तो यहां पर तीनों एक एक कार्बन वाली चेन है, तो चलो मैंने ये चेन चूज कर ली, ये सबसे लंबी कार्बन की चेन है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट की मैं नंबरिंग कैसे करूंगा? भाई अगर सबसे लंबी कार्बन की चेन होती 1 2 3 ऐसा कर देता, लेकिन यहां पर तो ये एक कार्बन के बाद में फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो यहां पर हम लोग इसकी दोनों मिथाइल की नंबरिंग नहीं कर पाएंगे कि ये मिथाइल कौन से नंबर वाले कार्बन से जुड़ा है। भाई यहां तो एक कार्बन से जुड़ा ही नहीं है, तो यहां पर इसकी पोजीशन कैसे इंडिकेट करेंगे? हम यहां पर लिखेंगे n। हम क्या लिखेंगे? n कॉमा n। ये दो बार n लिखने का क्या मतलब है? नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, n कॉमा n डाई मिथाइल। अच्छा, डाई मिथाइल मतलब दो मिथाइल ग्रुप से दो सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, यानी ये वाले नाइट्रोजन से ये और ये मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, और डाई मिथाइल मीथेन, अभी आपकी पेरेंट कार्बन की चेन हो गई मीथेन अमाइन, तो इट विल बी कॉल्ड एज n कॉमा n डाई मिथाइल मीथेनामाइन। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? चलिए अब एक बार हम लोग एनसीईआरटी का टेबल पूरा इसके लिए स्टडी करेंगे प्रॉपर तरीके से, और देखेंगे कि हम लोगों को नोमेनक्लेचर करते आया कि नहीं, जो मैंने आपको रूल सीखा है उसके अकॉर्डिंग। चलो सबसे पहले देखो, ये वाला कंपाउंड ये कर चुके, इथाइल अमाइन इथेनामाइन। अगला कंपाउंड 1 2 3 कार्बन की चेन है, क्योंकि आप यहां पर कॉमन नोमेनक्लेचर कर रहे हो, तो आप लोगों को कॉमन नोमेनक्लेचर के हिसाब से वो आइसो, वो नियो, वो टर्ट, वो सेक और वो एन याद रखना पड़ेगा। जब कभी भी कार्बन की चेन दो कार्बन से लंबी होती है, आपको उसके कॉमन नोमेनक्लेचर में एन लगाना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर आ गया एन प्रोपाइल अमाइन। एन से मैं समझ गया कि 3 कार्बन की लंबी चेन है, लेकिन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए क्या करूंगा? मैं देखूंगा मेरा फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर वाले कार्बन पर कनेक्टेड है, इसलिए मैंने इसका नाम लिख दिया प्रोपेन 1 अमाइन। क्यों? क्योंकि आप अगला कंपाउंड देखो, यहां पर भी 3 कार्बन की लंबी चेन है, लेकिन यहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप अमाइन जो है वो ये वाले कार्बन पर कनेक्टेड है। अब आप यहां पर ध्यान से देखो कि एक कार्बन जिससे आपका फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, उसके पास इधर भी एक अल्काइल ग्रुप है, इधर भी एक अल्काइल ग्रुप है, और दोनों अल्काइल ग्रुप मिथाइल हैं। तो ये वाला कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन भी है। देखो, अगर ये फर्स्ट है तो ये थर्ड है, या ये फर्स्ट है तो ये थर्ड है। दोनों ही केसेस में ये वाला सेकेंड भी है और सेकेंड लास्ट भी है, क्योंकि अगर यहां से इसको 1 मानोगे, इसको 2 मानोगे, तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 के लिए ये क्या हो गया? 2, यानी सेकेंड लास्ट। तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन पर इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, और ये आपका अमाइन, तो ये हो जाएगा आइसो कार्बन। तो इसको क्या बोलेंगे हम? आइसोप्रोपाइल अमाइन। क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइल, और कार्बन कौन सा? आइसो कार्बन, आइसो वाली कंडीशन है, तो आइसोप्रोपाइल अमाइन। और जब आप नॉर्मल नंबरिंग करोगे, अगर आपने इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, तो सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर अमाइन है, तो इट विल बिकम प्रोपेन 2 अमाइन। अब अगला कंपाउंड देखो, अब आपका इधर एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, और इधर एक इथाइल ग्रुप, ये दोनों नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। सो टेक्निकली अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर ये ऊपर वाली कंडीशन नहीं रही। अब यहां वाले केस में एक इथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप इधर है, ऊपर वाली कंडीशन नहीं रही। ऊपर ये तीनों कार्बन साथ में जुड़े हुए थे, यहां पर 2 कार्बन और एक कार्बन अलग अलग होगा, बीच में आपका फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो अब ये प्रोपाइल वाली कंडीशन नहीं है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? अब हमारे फंक्शनल ग्रुप से इधर एक इथाइल ग्रुप और इधर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अल्फाबेटिकल चलेंगे। तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा, फिर मिथाइल, फिर अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन।
लेकिन जब आप इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के हिसाब से ये मेरी सबसे लंबी कार्बन की चेन, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। अब ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये टेक्निकली नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो मुझे इसको डिनोट करना पड़ेगा एन से। एन मतलब नाइट्रोजन, यानी टू द नाइट्रोजन अ मिथाइल ग्रुप इज कनेक्टेड, एन मिथाइल। और फिर 2 कार्बन की चेन है इसलिए इथेन अमाइन। समझ में आ रहा है पॉइंट सब लोगों को? इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अच्छा, ये वाला कंपाउंड देखो, ये और ये अभी इसका एग्जांपल हम लोग डिस्कस करके आए हैं। ट्राई मिथाइल अमाइन एन कॉमा एन डाई मिथाइल मिथेन अमाइन, ये अभी मैंने आप लोगों के साथ में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है, राइट। अब यहां वाले कंपाउंड को देखो, अब यहां वाले केस में ये 4 कार्बन की लंबी चेन है, तो ये मेरी पेरेंट चेन हो गई। अब इस नाइट्रोजन से 2 इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब यहां वाले केस में आप देखो कि 1, 2 और 3, अब सबसे ज्यादा बड़ा ग्रुप कौन सा है? सबसे ज्यादा बड़ा ग्रुप कौन सा है आपका? ये 1, 2, 3, 4 कार्बन वाला, इसको बोलते हैं ब्यूटाइल, और इसको बोलते हैं इथाइल, और इसको बोलते हैं इथाइल। अब एक बात बताओ, यहां पर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर भी n, n लगाया गया है, मतलब कॉमन नोमेनक्लेचर में भी ये दोनों इथाइल ग्रुप किससे जुड़े हुए हैं ये बताने के लिए n लगाना चाहिए, ठीक है। सर ऊपर वाले में क्यों नहीं लगाया था? बेटा ऊपर वाले में इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि ऊपर वाले में प्रॉब्लम नहीं थी, ट्राई मिथाइल आपने लिख दिया और अमाइन कर दिया तो भी समझ में आ रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि कार्बन की चेन की लेंथ बड़ी हो गई तो ये सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो अब यहां पर आपने लिखा ब्यूटाइल, इथाइल, इथाइल। अब अल्फाबेटिकली चले तो ब्यूटाइल पहले आएगा, अल्फाबेटिकली चले तो ब्यूटाइल पहले आएगा। लेकिन ब्यूटाइल पहले क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ब्यूटाइल के पहले मुझे जो इथाइल है इनकी पोजीशन डिस्प्ले करनी पड़ेगी। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, n, n डाई इथाइल, यानी नाइट्रोजन से 2 इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। फिर आपका ब्यूटाइल है 4 कार्बन वाला और अमाइन, तो n, n डाई इथाइल ब्यूटाइल अमाइन। जैसा मैंने आपसे कहा था कॉमन नोमेनक्लेचर के लिए कोई फिक्स रूल नहीं है। आप देखो ऊपर इथाइल मिथाइल अमाइन लिख दिया इन्होंने, ऊपर इन्होंने इसको अल्फाबेटिकल चलाया, इथाइल पहले लिखा, मिथाइल बाद में लिखा, लेकिन यहां पर इन्होंने अल्फाबेटिकली चलाया ही नहीं। देख रहे हो, जो ई है वो बी के बाद में आता है लेकिन लिख पहले दिया गया। तो कॉमन नोमेनक्लेचर में कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल नहीं होता, इसलिए ज्यादा इसका टेंशन लेना नहीं। लेकिन आईयूपीएसी में तो स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। आप यहां पर n, n डाई इथाइल लगाएंगे क्योंकि आपकी सबसे लंबी कार्बन की चेन ये है, तो ये आपकी पेरेंट चेन बन गई। 4 कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूटेन 1 अमाइन। अब यहां वाले कंपाउंड को देखो, हैव अ लुक एट द डिफरेंट कंपाउंड। यहां पर आपका जो अमाइन ग्रुप है वो इससे जुड़ा हुआ है। अब इसको बोला गया अलाइल अमाइन। आप लोग सब जानते हैं अलाइल का मतलब क्या होता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एक ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो वो अलाइल अमाइन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करूं तो यहां पर आप देखो 3 कार्बन की चेन है, और 3 कार्बन की चेन में आपका जो अमाइन है दैट इज मोर प्रिफरेबल देन डबल बॉन्ड, इसलिए नंबर 1 दिया गया कार्बन को जो अमाइन से कनेक्टेड है। अब ये 3 कार्बन की चेन इसलिए प्रोप, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए छोटा नंबर 2 होने की वजह से मैंने लिखा 2 इन, यानी ये प्रोप 2 इन है और प्रोप 2 इन के फर्स्ट कार्बन से अमाइन जुड़ा हुआ है, प्रोप 2 इन 1 अमाइन। अगला कंपाउंड देखो NH2CH2 होल 6 NH2, मतलब ये कंपाउंड के अंदर क्या है NH2 है, फिर उसके पास में 6 बार CH2 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 NH2 है, राइट। ये आपका कंपाउंड है। अब अगर आप इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करोगे तो आप बोलोगे भैया ये 6 कार्बन की लंबी चेन है, ये पहले और ये छठे कार्बन पर 2 अमाइन है, तो आपने इसका नाम दे दिया हेक्सेन 1,6 डायमाइन। बिल्कुल ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या लिखा है? हेक्सामिथाइल डायमाइन, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। अब अगेन कोई सेट ऑफ रूल यहां पर फॉलो नहीं किया गया है, इसलिए आप लोग ज्यादा इसका टेंशन लेकर इन चीजों पर टाइम वेस्ट ना करें, केवल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को देखना है आप लोगों को, ठीक है।
अब ये रिंग एनिलीन होती है, इसको या तो बेंजेन अमाइन बोला जाएगा क्योंकि बेंजीन के ऊपर अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी में अल्केनामाइन या अराइल अमाइन, वैसे ही बेंजेनामाइन, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको एनिलीन भी बोल सकते हो। इस कंपाउंड को ऑर्थोटोल्यूडीन बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो टोल्यूइन की रिंग होती है ये आपका टोल्यूइन है और टोल्यूइन की ये पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है, और अगर उस पर एनिलीन जुड़ जाए, आई मीन अमाइन ग्रुप जुड़ जाए, तो इसको बोलेंगे ऑर्थोटोल्यूडीन। और इसका एक्चुअल नेम 2 मिथाइल अमाइन भी हो सकता है। दिस इज 2 मिथाइल अमाइन, अरे सॉरी 2 मिथाइल एनिलीन, आई एम सॉरी 2 मिथाइल एनिलीन। अब इसको क्या बोलेंगे? भाई तुम्हारी एनिलीन की रिंग है ये देखो, और इसकी पैरा पोजीशन पे ब्रोमो है, तो पैरा ब्रोमो एनिलीन। और टेक्निकली अगर आईयूपीएसी में नंबरिंग करोगे तो 4 ब्रोमो बेंजेनामाइन या 4 ब्रोमो एनिलीन। बेंजेनामाइन नॉर्मल नाम है, एनिलीन कॉमन नेम है जो आईयूपीएसी ने हरी झंडी दे रखी है हमको यूज करने के लिए। अब यहां पर क्या है, तुम्हारी बेंजीन की रिंग है, उस पर नाइट्रोजन है, उससे एक CH3 इधर, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर जुड़ा हुआ है। तो अब यहां पर भी इन्होंने क्या करा, 2 मिथाइल ग्रुप को नाइट्रोजन से कनेक्ट करने के लिए N, डाई मिथाइल कर दिया और उसको नॉर्मली एनिलीन बोल दिया। N, डाई मिथाइल एनिलीन। अच्छा आई एम सॉरी, दिस इज हैविंग ओनली 2 ग्रुप ना, सॉरी नाइट्रोजन, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, तो ये 2 CH3 आपके नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, इसलिए N, डाई मिथाइल और बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन मतलब एनिलीन, है ना, चलेगा। और आईयूपीएसी में N, डाई मिथाइल बेंजेनामाइन, बेंजेनामाइन नहीं तो आप इसको भी एनिलीन बोल सकते हो। मतलब यहां पर कॉमन और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सेम हो गया, ठीक है। खैर इतना ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ज्यादा नॉमेनक्लेचर नहीं आता है इससे। अब चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की तरफ। चलो, तो नॉमेनक्लेचर कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिखाने वाला हूं। तो हेडिंग डाल लीजिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। चलिए, तो अमाइंस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग यहां पर शुरू करेंगे बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। बहुत बढ़िया रिएक्शन है ये, और ये इतनी सारी जगह पर पूछी गई है, बहुत सारी जगह पर पूछी गई है गाइस। ये रिएक्शन को आप हल्के में मत लेना, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन रिएक्शन है और ये मैक्सिमम जगह पर पूछी जाने वाली रिएक्शन में से एक है। लेट्स से मेरे पास में नाइट्रोबेंजीन है, लेट्स से मेरे पास में नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन का ट्रीटमेंट अगर मैं हाइड्रोजन के साथ कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल। भाई आप सभी लोग जानते हो कि हाइड्रोजन प्रोवाइड करने के लिए यानी रिडक्शन करने के लिए प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये नाइट्रोबेंजीन है, तो यहां पर आप लोगों को सॉल्वेंट के तौर पर इथेनॉल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूजुअली यहां पर ना तो निकल इतना इंपॉर्टेंस रखता है ना प्लैटिनम इतना इंपॉर्टेंस रखता है जितना पैलेडियम रखता है। तो अगर आपने यहां पर नाइट्रोबेंजीन को इथेनॉल के अंदर डिसॉल्व करा, डिसॉल्व करने के बाद आपने उसमें पैलेडियम डाल दिया, तो क्योंकि पैलेडियम एक बहुत अच्छा ट्रांजिशनल एलिमेंट है, बहुत ही ज्यादा बारीक पिसा हुआ होने की वजह से इसके अंदर बहुत सारी हाइड्रोजन ट्रैप्ड होगी, ये अपनी हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड कर देगा। अब रिडक्शन का मतलब तो आप लोग जानते हो, रिडक्शन मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो साहब ऑक्सीजन रिमूव कर दिया हमने, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, साहब हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, ये बन गया तुम्हारा एनिलीन। आया पॉइंट समझ में? पॉइंट समझ में आया प्यारे बच्चों? हाँ, अच्छा इसके अलावा एक रिएक्शन और बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो रिएक्शन बेसिकली मैं आपको समझाऊं तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा दीपावली के टाइम पे बैटली बड़ी, ये तुम्हारे यहां बहुत आते होंगे, आते ऐसा करते आते हैं नहीं लोग, वो तुमसे लोहे का सामान मांगते हैं। पता है लोहे का सामान क्यों मांगते हैं? मैं बताता हूं। इंडस्ट्रियल लेवल पर क्या होता है, ये जो तुम्हारा नाइट्रोबेंजीन होता है इसमें स्क्रैप का उठाया हुआ आयरन यानी लोहे लंगड़ वालों का आयरन यहां पर यूज किया जाता है।
ये जो आयरन आता है ये स्क्रैप का आयरन आता है। अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जब आप स्क्रैप के आयरन के साथ में बहुत छोटी सी मात्रा में जब आप HCl यहां पर ऐड करते हो तो एक तो ये FeCl2 में बदल जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करना शुरू कर देता है। ये हाइड्रोजन गैस नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन में काम में आ जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या करती है, ऑक्सीजन को बाहर करके इसको एनिलीन में कन्वर्ट कर देती है, यानी रिडक्शन हो गया। अब क्या होता है, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको एक्वस मीडियम मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि HCl के अंदर पानी तो होता है, तो एक्वस मीडियम की वजह से क्या होता है, ये जो आपका FeCl2 है ये वाटर के साथ फिर ब्रेक होना शुरू हो जाता है और यहां पर वाटर में से 2 हाइड्रोजन ये 2 क्लोरीन को लेकर HCl बन के बाहर हो जाते हैं और बाकी आपका जो आयरन है उसके साथ में OH2 बन के वो हाइड्रोलाइज हो जाता है और ये HCl फिर ये वाली प्रोसेस में चले जाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको लार्ज क्वांटिटी में केवल आयरन लेना होता है और आपको ये जो HCl है ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लेना होता है। मतलब आपको HCl खरीद के इतना महंगा केमिकल रिएक्शन में डालने की जरूरत नहीं है, आप केवल स्मॉल क्वांटिटी में HCl को स्क्रैप वाले आयरन में डाल दो, वो FeCl2 बनाकर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा जिससे रिडक्शन शुरू हो जाएगा और ये FeCl2 क्योंकि HCl के साथ में पानी भी होगा, FeCl2 पानी के साथ हाइड्रोलाइज होकर और FeCl2 पानी के साथ हाइड्रोलाइज होकर और HCl बनाएगा। ये HCl फिर बचे हुए आयरन को FeCl2 बदल देगा और हाइड्रोजन निकालेगा, फिर वो हाइड्रोलाइज होगा HCl बना लेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया और सस्ती सुंदर टिकाऊ प्रोसेस है एनिलीन बनाने की, यानी नाइट्रो कंपाउंड्स बनाने की। अच्छा, उसके अलावा अगर मान लीजिए आप Fe प्लस HCl नहीं यूज करना चाह रहे हो तो आप स्टेनस प्लस HCl ले सकते हैं, Sn प्लस HCl। तो ये 3 केमिकल रिएक्शन आप लोग यूज कर सकते हैं, पहली ऊपर वाली और दूसरी आयरन प्लस HCl वाली और तीसरी स्टेनस प्लस HCl वाली। तो ये आपकी पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जरा अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात? तो यहां पर हम एक काम करते हैं, इस चीज को थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं दैट स्क्रैप आयरन with HCl, scrap iron with HCl is used because scrap iron जब आपके HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, देन FeCl2 2 मोल्स ऑफ वाटर के साथ मिलकर बना लेगा FeOH2 प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl. This process is called as hydrolysis. This is called as hydrolysis, right? कोई परेशानी इसके अंदर, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या होगा, so therefore a very small quantity of HCl is required just to start the reaction. Just to start the reaction. Later HCl is produced by the hydrolysis of FeCl2. ठीक है, चलो फटाफट नोट करो, फटाफट चलिए अगली प्रोसेस इज कॉल्ड एज अमोनोलाइसिस। अगली प्रोसेस का नाम है अमोनोलाइसिस। बेसिकली फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। हम सब लोग जानते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इजीली हो जाती है। भाई आपके जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इजी हो जाती है। इस वजह से यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, आप चाहो तो स्टार बनाकर लिख लो दैट इन अल्काइल हैलाइड्स ईदर इट कैन बी अल्काइल
और इधर इट कैन बी अराइल, दोनों के अंदर दूसरे कंपाउंड्स के मुकाबले अल्काइल और अराइल हैलाइड शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजीली। देयरफॉर यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। हम लोग यहां पर लेते हैं अमोनिया। आप लोग सब जानते हैं अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर होता है। जब आप इसका ट्रीटमेंट किसी अल्काइल हैलाइड के साथ करते हो, जब आप इसका ट्रीटमेंट किसी अल्काइल हैलाइड के साथ करते हो, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना है, जो आपने अमोनिया लिया है दैट विल बी इथेनोइक अमोनिया। इथेनोइक अमोनिया मतलब आपने सबसे पहले अमोनिया गैस को इथेनॉल के अंदर अच्छे से डिसॉल्व कर दिया है। इथेनॉल के अंदर डिसॉल्व करने से यह बन गया तुम्हारा एक्चुअली अल्कोहलिक न्यूक्लियोफाइल। ये तुम्हारा एक अल्कोहलिक न्यूक्लियोफाइल बन गया। और आप लोग सब जानते हो कि जब अल्कोहलिक न्यूक्लियोफाइल होता है तो रिएक्शन किस तरीके से काम करेगी, सबको पता है ना, हमने हेलो अल्केन हेलो अरीन में भी पढ़ा था। हां, पर एक बात ध्यान रखना, वहां पर अल्कोहलिक KOH रिएक्शन को एलिमिनेशन में रह जाता है और एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन में रह जाता है। लेकिन यहां पर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन ही करेगा, भले ही वो अल्कोहलिक हो। अल्कोहलिक होने से वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और क्योंकि यहां पर पार्शियल पॉजिटिव और यहां पर पार्शियल नेगेटिव है, यहां पर आप लोग सभी जानते हैं कि क्या होगा, ये लोन पेयर लेकर इस R पर अटैक करेगा और जैसे ही इस R के ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल अपने लोन पेयर लेकर आएगा, ये गुस्सा करेगा, कौन, आपका हेलोजन, और वो इस तरीके से लोन पेयर विड्रॉ कर लेगा। तो अब क्या होगा, अब तुम्हारा जो NH3 है उसने इस R को अपने साथ में जोड़ लिया। लेकिन क्या हुआ, जब ये नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर इसके साथ शेयर करेगा तो टेक्निकली अपना एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहा है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन तो ये हेलोजन ले जा चुका है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा अब तो पूरी तरीके से, और ये पूरी तरीके से नेगेटिव बन जाएगा। तो ये नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो अब नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा और हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये हेलोजन आकर इससे जुड़ जाएगा। समझ में आई? इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। अब लेटर ऑन हमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है NaOH के साथ, NaOH। तो यहां पर क्या होगा, ये Na ये X के साथ NX बन के बाहर खुश हो जाएगा, ये एक हाइड्रोजन इस OH के साथ वाटर बन के खुश हो जाएगा। अब यहां पर केवल क्या बचेगा, R, और यहां पर बचेगा NH2, तो ये बन गया तुम्हारा अमाइन। दिस इज हाउ योर अमाइन इज फॉर्म। क्या बात समझ में आई प्यारे बच्चों? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये जो आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहेगी आपके अल्काइल हैलाइड्स की, वो ध्यान रखना, आयोडीन वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके अलावा ब्रोमीन वाला, और सबसे कम क्लोरीन वाला। यहां पर जनरली ध्यान रखना, फ्लोरीन कभी रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि फ्लोरीन के इस बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और क्योंकि ये अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अल्काइल ग्रुप पर अटैक कर रहा है और ये वाला न्यूक्लियोफाइल बाहर जा रहा है, इसलिए ध्यान रखना कि ये जो तुम्हारा हेलोजन है ये कितना इजीली इस अल्काइल ग्रुप से अपना बॉन्ड तोड़कर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ करके बाहर निकल सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसीलिए जितना बड़ा हेलोजन होगा ना, ये उतना इजीली टूट जाएगा। ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरीके की? अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, ये रिएक्शन कंट्रोलेबल नहीं है। जैसे तुम्हारा प्राइमरी अमाइन बनता है ना, रिएक्शन को क्या मालूम कि हमारा प्रोडक्ट बन गया। रिएक्शन के अंदर जो बचा हुआ अल्काइल ग्रुप है, रिएक्शन के अंदर जो बचा हुआ अल्काइल ग्रुप है, वो इसके साथ फिर रिएक्शन में चला जाता है
और यहां पर अब बन जाता है R2NH, यानी प्राइमरी अमाइन से तुरंत सेकेंडरी अमाइन बनने लगता है। उसके बाद सेकेंडरी अमाइन को भी क्या पता कि अब हमें रुक जाना है, इसका लोन पेयर फिर इस अल्काइल ग्रुप पर अटैक कर लेता है और इस वजह से ये बन जाता है R3N विद अ लोन पेयर। ये बन जाता है तुम्हारा टर्शरी अमाइन। इनफैक्ट इस पगले टर्शरी अमाइन को भी कुछ नहीं पता होता, ये नाइट्रोजन फिर इस अल्काइल ग्रुप पर अटैक कर लेता है और बन जाता है R4N पॉजिटिव, R4N पॉजिटिव, R4N पॉजिटिव। और ये हेलोजन फिर इस नाइट्रोजन पे अटैक करके X नेगेटिव बना लेता है। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? तो यहां पर स्टार बनाकर एक पॉइंट इस रिएक्शन के बारे में लिखेंगे, दैट दिस रिएक्शन प्रोवाइड्स a mixture of primary, secondary, tertiary and quaternary amines, but primary amine is the major product, बस primary amine is the major product, therefore it is only mentioned, केवल आप उसी को ही मेंशन करेंगे। यानी कि हमने जो पिछली रिएक्शन लिखी, अब यहां पर देखो हमारे पास में जो अमाइन बना है कौन सा टाइप का बना, ये प्राइमरी अमाइन बना। तो हमने इस रिएक्शन के अंदर केवल प्राइमरी अमाइन लिखा। क्या मैंने सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी लिखा? नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा क्वांटिटी में बनता है और जैसा मैंने आपको सिखाया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ज्यादा मात्रा में बने केवल उसी को लिखना होता है। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद तीसरी केमिकल रिएक्शन मेरी फेवरेट, क्योंकि जब हम लोग कन्वर्जन ऑफ केमिकल रिएक्शन सीखेंगे तब हम लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। अब नाइट्राइल्स मतलब आपके साइनो ग्रुप्स, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो अगर मान लीजिए आपके पास में CH3, मैं थोड़ा सा जानबूझ के कार्बन वाला कंपाउंड लिखूंगा ताकि आपको विजुअलाइज करवा सकूं, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहां पर आप देखो इस C ट्रिपल बॉन्ड N में अगर मैं रिडक्शन करना चाहूं तो भाई रिडक्शन सर आप वही हाइड्रोजन गैस डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल। भाई ये तो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है अपनी दुनिया के। और अगर नहीं ज्यादा अमीर बनना चाहते हो तो फिर आप एक काम करो, सोडियम अमलगम का इस्तेमाल करो इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट। अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर देखो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर देखो, यहां पर इन टर्म्स ऑफ अल्काइल ग्रुप आपके पास में केवल मिथाइल ग्रुप ही है। सही बोल रहा हूं मैं? लेकिन जब आप इसका रिडक्शन कर दोगे तो ये CH3 तो अपनी जगह पे रहेगा, ये हाइड्रोजन बेसिकली आपको यहां पर 2 मोल्स लेने पड़ेंगे। ये यहां पर और यहां पर अटैक करने की वजह से ये बन जाएगा CH2, यानी कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन आ गए और नाइट्रोजन के पास में भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये बन जाएगा आपका इथेनामाइन। और ये क्या था आपका? मिथाइल साइनाइड, तो आप देख रहे हो नंबर ऑफ कार्बन यहां पर बढ़ गया। तो स्टार बनाकर एक पॉइंट लिख लो, दैट दिस रिएक्शन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कार्बन in the chain, in the parent chain, I would say in the parent chain by 1, यानी आपके नंबर ऑफ कार्बन को 1 से बढ़ा देता है। आपके नंबर ऑफ कार्बन को ये बाय 1 बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए अगली केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अमाइड्स से, फ्रॉम अमाइड्स, AMIDES, फ्रॉम
अमाइड्स। अब अमाइड्स क्या होता है सर? आर सी डबल बॉन्ड यो NH2। ठीक है, अब यहां पर आपको क्योंकि इसका रिडक्शन करना है, बेसिकली हियर ऑल्सो वी वांट टू डू द रिडक्शन, तो यहां पर देखिए हल्का पतला रिड्यूसिंग एजेंट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहां पर आपको LiAlH4 का इस्तेमाल करना होगा। LiAlH4 का इस्तेमाल करना होगा रिएक्शन नंबर 1 में, यानी फर्स्ट स्टेप में आप केवल रिडक्शन करेंगे। मतलब क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां अटैच हो जाएगा, तो ये CHOH अल्कोहल बन जाएगा। पहले ये अल्कोहल बन जाएगा, फिर सेकेंड स्टेप में जब आप यहां पर इसको वाटर डाल के हाइड्रोलाइज करेंगे तो वाटर इस OH को बाहर कर देगा, वाटर का H इसको बाहर कर देगा, एसिडिक वाटर डालेंगे तो, और बाद में यहां पर रिडक्शन की वजह से एक हाइड्रोजन और बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा RCH2NH2 एंड अगेन इट विल गिव यू अमाइन। ठीक है, हमको इसके मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको नॉर्मली यहां पर देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ध्यान से देख लो, देख लो, चले बढ़े आगे, पक्का? चलिए अगली रिएक्शन इज अ नेम रिएक्शन, और ये बहुत बार पूछी गई है, सैकड़ों बार पूछी गई है, और थोड़ी सी इजी भी है। दैट इज गबरू दादा, आई मीन गैब्रियल दादा थैली खरीदने गए थे मार्केट में। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। थैलीमाइड रिएक्शन। अब ठीक है, देखिए थैलीमाइड दिखता कैसे है, आपको यहां पर बनाना पड़ेगा एक बेंजीन का रिंग। क्या किसी को यहां पर बेंजीन का रिंग बनाने में कोई तकलीफ आई, कोई परेशानी आई? नहीं आई। ठीक है, यहां पर मैंने लगाया C डबल बॉन्ड O, यहां भी मैंने लगाया C डबल बॉन्ड O। इस कार्बन को जोड़ा मैंने N से और इसको जोड़ा मैंने H से। यहां पर इसका ट्रीटमेंट मैंने करा अल्काइल हैलाइड के साथ। नहीं, सबसे पहले हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे इथेनॉइक KOH के साथ, यानी कि इथेनॉइक KOH मतलब सर अल्कोहलिक KOH, मतलब क्या आप रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की तरफ लेके जाना चाहते हो? हाँ, तो जैसे मैंने यहां पर इथेनॉइक KOH डाला, ये H इस OH के साथ मिलकर वाटर बन के बाहर हो जाएगा, और ये K जाकर इस नाइट्रोजन पर अटैक करेगा, और अब आपका जो कंपाउंड है, यानी ये आपकी थैलीमाइड कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज थैलेमाइड या थैलीमाइड आई वुड से। तो ये थैलीमाइड का C डबल बॉन्ड O N K यहां पर इस तरीके से अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब आप इसका ट्रीटमेंट करो RX के साथ, तो ये X और ये KX बन के बाहर हो गया, और ये अल्काइल ग्रुप पर नाइट्रोजन ने अटैक कर दिया। तो अब ये आपको दिखने लगेगा, मैं यहीं पर बनाना चाहूंगा इसको ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O N R C डबल बॉन्ड O, और ये अटैच हो गया। इसको बोलेंगे N अल्काइल थैलीमाइड। क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन से ये आपका अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ दिख रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे N अल्काइल, यानी अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, और उसको बोलेंगे थैलीमाइड, N अल्काइल थैलीमाइड। फिर इस N अल्काइल थैलीमाइड को आप लोग फर्दर किसके साथ ट्रीट करेंगे? 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ। 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ आप इसको ट्रीट करेंगे। तो क्या होगा? तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ बताओ। ये टूटेगा कुछ इस तरीके से, ये यानी इसका हाइड्रोजन के 2 एटम्स अलग हो जाएंगे,
और यहां पर ये टूटेगा इस तरीके से, ये और ये। तो अब देखो ये R जो N से जुड़ा हुआ है, N, ये दोनों अलग हो गए और यहां से जो दो हाइड्रोजन निकले हैं वो इससे कनेक्ट हो जाएंगे, ये बन जाएगा आपका प्राइमरी अमाइन। आया कॉन्सेप्ट समझ में? ये दोनों NR और ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ गए और अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपका बराबर बेंजीन का रिंग है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, एक से ONA जुड़ गया, ये ONA, और दूसरे से भी ONA जुड़ गया। क्या बात समझ में आई प्यारे बच्चों? क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? कोई परेशानी? पक्की बात? बढ़िया रिएक्शन है ये भी। चलिए आखिरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज प्रिपरेशन नंबर 6, दैट इज हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। अरे अरे इतना खुश मत हो मेरे गुलजारी लालो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हर बार पूछी जाने वाली में से एक, दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कैसे करेंगे? ब्रोमामाइड, माइड, अमाइड, 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 हाँ अमाइड, C डबल बॉन्ड O NH2। इसका ट्रीटमेंट आप ब्रोमीन के साथ करोगे तो ये ब्रोमामाइड बन गया इन प्रेजेंस ऑफ 4 मोल्स ऑफ NaOH। ये आपको रिएक्शन की कंडीशन बिल्ड करनी है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा ध्यान से देखते हैं, सब ध्यान से देख रहे हैं? ओके, सब कुछ गिनना पड़ेगा। 4 सोडियम में से 2 सोडियम ले लो और 2 ब्रोमीन ले लो, खत्म। NaBr बाहर। अब कितने सोडियम बचे सर? उसकी बात थोड़ी देर बाद करते हैं, चलो कर ही लेते हैं। 2 सोडियम बचे, Na2। अब यहां से एक काम करो, ये C और ये डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O बोले तो CO, ये इसको यहां से काट दो। एक्चुअली हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन क्या करता है, आपके अमाइड में से ये C डबल बॉन्ड O निकाल देता है, तो क्या बचा RNH2, हो गया काम खत्म। तो ये Na2 के साथ में ये CO आ गया, ये C और ये आ गया। अब यहां पर मुझे बताओ ऑक्सीजन कितने? 4। 4 में से 2 ऑक्सीजन निकाल लो, तो 1 ऑक्सीजन पहले से था जो यहां से आया, 2 ऑक्सीजन यहां से आ गया, तो ये बन गया Na2CO3। अब ध्यान से गिनना, यहां हाइड्रोजन कितने सर? 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने बचे सर? 2 ऑक्सीजन बचे। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? वाटर। काम खत्म। अच्छा सब खत्म हो गया, Br फिनिश, चारों के चारों सोडियम सब खत्म। अब वहां पर क्या बचा? R, C डबल बॉन्ड O चला गया, बचा NH2, ये बन गया तुम्हारा अमाइन। दिस इज योर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इस तरीके से रिएक्शन को ध्यान रखना, हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो गाइस, तो अब टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग यहां पर फटाफट से फिजिकल प्रॉपर्टीज देखना शुरू कर देते हैं हम लोगों की अमाइंस की। और पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आ रही है, जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस होते हैं इनका फिशी ऑर्डर होता है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा ना नदी के आसपास या ओशन के आसपास जहां पर ये मछुआरे मछली पकड़ते हो तो एक अजीब सा स्टिंकिंग स्मेल आता है। अगर आपने घर में एक्वेरियम पाला हो तो एक्वेरियम पाला नहीं हो, सॉरी, एक्वेरियम के अंदर मछलियां पाली हो तो एक्वेरियम के पानी में से एक अजीब सी स्टिंकिंग ऑर्डर आता है, स्मेल आती है। बस वही फिशी स्मेल आपको इन अमाइन से भी आती हुई दिखेगी। दूसरा अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास में कोई प्राइमरी अमाइन है और अगर उस प्राइमरी अमाइन के अंदर 3 से ज्यादा कार्बन है, मतलब 2 कार्बन और 1 कार्बन वाले गैस होते हैं, यानी मिथाइल और इथाइल अमाइन गैस होते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा कार्बन वाले लिक्विड और उससे ज्यादा यानी अगर और ज्यादा कार्बन होगा तो फिर वो सॉलिड हो जाते हैं। सबको इसका रीजन मालूम है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं आपके अमाइन का सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बढ़ेंगे और उससे गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिडिफाई होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते जाएंगे बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बढ़ना। अगला आपका जो एनिलीन होता है, यानी हम एरोमेटिक पर आ गए हैं, और अलाइल अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस जितने भी होते हैं ये सब कलरलेस होते हैं, लेकिन अगर आपने इनको ऑक्सीडेशन करवा दिया, यानी अगर आपने इनको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर रख दिया तो ये कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर ऑक्यूपाई कर लेते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जितने भी आपके लोअर एलिफेटिक अमाइंस होते हैं
वो सब वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं। भाई आप लोग सब जानते हो कि अमाइंस के अंदर एक अल्काइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन होंगे अगर ये प्राइमरी अमाइन होगा। तो अगर मैं यहां पर सेकेंडरी अमाइन बनाऊं तो आपके पास में नाइट्रोजन के साथ में 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ गए, तो ये आपका सेकेंडरी अमाइन हो गया। और अगर मैं यहां पर आपका टर्शरी अमाइन बना दूं तो टर्शरी अमाइन के अंदर हाइड्रोजन ना होने की वजह से इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम होती है, यानी अच्छी नहीं होती। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस जो होते हैं ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं ये विथ वाटर, है ना, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। तो वाटर का ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन के साथ और वाटर का हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का नंबर बढ़ेगा, अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी, क्योंकि अल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन वाटर से नफरत करते हैं, इसलिए अल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन का बढ़ना वाटर की सॉल्युबिलिटी घटा देता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, अगर हम अल्कोहल से हमारे अमाइंस की सॉल्युबिलिटी कंपेयर करें वाटर में, तो अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी और अमाइंस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो मैंने क्या लिखा है, अमाइंस आर लेस सॉल्युबल देन अल्कोहल बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई अल्कोहल में OH ग्रुप है और अल्कोहल का OH ग्रुप ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बना है और वाटर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बना है, तो परफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर और अल्कोहल में। और यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के मुकाबले कम है। तो आपका ये नाइट्रोजन जब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो अच्छी करेगा, नो डाउट, लेकिन ऑक्सीजन जितनी अच्छी नहीं कर पाएगा, इसलिए कंपैरेटिवली लेस सॉल्युबल होगा। ठीक है, कोई परेशानी। अगला, अमाइंस आर सॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर और बेंजीन्स। इसके अंदर ये ठीक ठीक सॉल्युबिलिटी शो करता है, ज्यादा अच्छी नहीं करता, ओके ओके करता है। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस के अंदर तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि इनके पास में, प्राइमरी के पास में, चलो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ही बनाकर बता देता हूं। भाई तुम्हारा जो प्राइमरी अमाइन है उसमें एक R है और 2 H है, ये तुम्हारा एक प्राइमरी अमाइन हो गया। जब ये दूसरा प्राइमरी अमाइन इसके पास में इस तरीके से आ जाएगा, तो ये दूसरे प्राइमरी अमाइन के साथ में आप देखो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो 2 प्राइमरी अमाइन एक दूसरे के साथ में बड़े आराम से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। चलिए मान लीजिए मेरे पास में एक सेकेंडरी अमाइन आ जाए, मेरे पास में मान लीजिए एक सेकेंडरी अमाइन आ जाए और वो आ गया ये एक सेकेंडरी अमाइन आ गया। इस सेकेंडरी अमाइन के पास में अगर मेरे पास में ये एक और सेकेंडरी अमाइन आ जाए, तो आप देखो इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बन रही है। इन दोनों के बीच में भी आपको एक सेकेंडरी अमाइन बनने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। लेकिन अगर मैं यहां पर टर्शरी अमाइंस की बात कर लूं, लेकिन अगर यहां पर मैं कोई टर्शरी अमाइन की बात कर लूं, तो आप यहां पर देखो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा, दिस इज नॉट अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर विल बी नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व्ड। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो आप यहां पर देखो प्राइमरी अमाइन में 2 हाइड्रोजन होने की वजह से इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी। इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे वो स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे। यहां पर केवल एक हाइड्रोजन होने की वजह से आप देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉडरेट होगी। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड एकदम मॉडरेट टाइप के होंगे, लेकिन यहां पर बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ नो हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही नहीं। क्या है बात समझ में आई? इसीलिए अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, बेटा बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतने दूर हो जाएं कि वो गैस में बदल जाए। तो अब क्या होगा, जब ये तुम्हारा प्राइमरी अमाइन के 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े, तो अब ये लिक्विड फॉर्म में है। जब हम इसे तोड़ देंगे तो ये दूर निकल जाएंगे, दोनों मॉलिक्यूल जब दूर निकल जाएंगे तो ये गैसियस स्टेट में आ गए। अब यहां पर बात समझना, क्योंकि इन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग है, तो इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी देंगे मतलब ज्यादा टेम्परेचर देंगे, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर टर्शरी अमाइन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, मतलब ये बॉन्डिंग खटाक से टूट जाएगी।
ये बॉन्डिंग खटाक से टूट जाएगी और ये जरा सा टेम्परेचर देते ही लिक्विड फॉर्म को तोड़ के वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये गैस बन के उड़ जाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा कम बॉइलिंग पॉइंट वाले होंगे। और सेकेंडरी के अंदर एक हाइड्रोजन होने की वजह से मॉडरेट बॉन्डिंग होती है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी से कम और टर्शरी से ज्यादा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये हम लोगों ने यहां पर लिखा है कि ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इस प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, देन सेकेंडरी का एंड देन टर्शरी का। कोई दिक्कत? चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं